बहुत अच्छे हैं। और जब वकला तहरीक के गुब्बारे में से भी हवा निकल गई और सारी बार्स ने याहिया अफरीदी को वेलकम करने का फैसला किया, ये बंद गली में पहुंच गए। इनको समझ आ गई कि पूरी कौम याहिया अफरीदी को कबूल कर रही है और 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कबूल कर रही है, वकला तंजीमें भी कबूल कर रही हैं, कोई एहतजाज नहीं होना बाहर, कोई पिटीशन नहीं आनी। तो इन्होंने लड़के क्या करना था? यही काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो इन्होंने किया था, ये एक दफा सरेंडर कर देते हैं। जब ये हारते हैं और देखते हैं कि इनको हार हो गई है, शिकस्त हो गई है, ये सरेंडर कर देते हैं। ऐसा सरेंडर इन्होंने काजी फायज ईसा के सामने भी किया था। उसके बाद ये दोबारा फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिर तहरीक इंसाफ को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर तनाजा करते हैं। तो ये मुसलसल, मुझे लगता है कि इस बार भी ये ऐसे ही करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ इन, अब ये ज्यादा नजर ये आ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस बार तो तहरीक इंसाफ इनके एजेंडे पे इस्तेमाल नहीं हो रही। अब जहां तक इन खबरों का ताल्लुक है कि जी अतर मनीला ने याहिया अफरीदी से दोस्ती निभाकर सबको राजी किया कि वो इस हलफबरदारी में चले जाएं, मैं नहीं मानता अतर मनीला ने राजी किया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी भी तकसीम मौजूद है इन इख्तलाफात की मौजूदगी में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो ये बताएं, ऐसी सूरत हाल में फैसला क्या होगा? देखिए, क्या कंटेम्प्ट किस बेंच के आगे लगेगी? क्या उन 8 रुकनी जजेस के आगे लगेगी? वो मुकम्मल बेंच तो नहीं है ना, वो तो उन्होंने एम ही अपनी हैसियत बना ली। केस तो 14 रुकनी जजेस ने सुना है ना, 13 रुकनी जजेस ने। कंटेम्प्ट लगनी है तो वो फिर फुल कोर्ट के आगे लगेगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फुल कोर्ट के आगे को कंटेम्प्ट पिटीशन लग सकती है। मुझे लगता है कंटेम्प्ट जाके लगेगी आईनी बेंच के आगे, जिसका जो भी सरबराह होगा। जब आईनी बेंच के आगे कंटेम्प्ट लगेगी तो उसके साथ नजरसानी भी लग जाएगी, और नजरसानी और कंटेम्प्ट इकट्ठी लगेंगी। और अगर नजरसानी एक्सेप्ट हो गई और नीचे वाला फैसला खत्म हो गया तो फिर इस कंटेम्प्ट की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, और ये कंटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो फैसला ही खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसी है जैसे पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर गंडापुर ने अमल नहीं किया था, उसको तौहीन अदालत का नोटिस हो गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गए, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद वो नीचे पेशावर हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट खत्म हो गई। ये तो नॉर्मल बात है। मैं समझता हूं कि ज्यादा बड़ी बात यह है वो नजरसानी की दरखास्त लगना है, और अगर नजरसानी की दरखास्त इस रोस्टर में नहीं है तो इसका मतलब है या अफरीदी साहब को पता है कि वो नजरसानी की दरखास्त आईनी बेंच के आगे लगानी है, और अगले 3 4 5 दिनों में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उसमें आईनी बेंच बन जाएंगे और वो नजरसानी की दरखास्त आईनी बेंच के आगे लगेगी तो वहां उनकी कंटेम्प्ट भी लग जाएगी। लेकिन पहले मेरे ख्याल में नजरसानी का फैसला होगा, बाद में कंटेम्प्ट का फैसला होगा। तो इसलिए अब देखते हैं कि आईनी बेंच कौन आता है और वो नजरसानी की दरखास्त को कैसे देखता है। अच्छा सर, दूसरी तरफ एक और चीज़ भी हो रही है, वो ये कि पीटीआई के बड़े मशहूर रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत साहब, जो संगजानी और दीगर जलसों में ज़रा पीछे पीछे रहे हैं, अब इन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जब तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जुलूस को लीड करते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं तो इससे गवर्नर राज की राह हमवार हो जाती है। सवाल ये है कि ये महज वो अपनी और गंडापुर की लड़ाई की वजह से कह रहे हैं, या इनका वाकई एक हकीकी खदशा है कि अगर गंडापुर साहब ऐसा करते रहे तो गवर्नर राज लग सकता है। देखिए, कानूनी और आईनी तौर पे तो वो ठीक बात कर रहे हैं। एक वजीर आला सरकारी वसाइल के जरिए रेस्क्यू की गाड़ियां लेकर, पुलिस को लेकर तो मरकज पे चढ़ाई नहीं कर सकता ना। वो तो देखे ना, आज उसकी रेस्क्यू की सारी गाड़ियां इस्लाम पिंडी पंजाब गवर्नमेंट के कब्जे में, और पेशावर में आग लगी है, कोई आग बुझाने के लिए नहीं था। कोई उससे पूछे ना कि भाई तुम रेस्क्यू की गाड़ियां लेकर डी चौक पर एहतजाज करने क्यों गए? तुम्हें नहीं पता अगर पेशावर में आग लग जाएगी तो रेस्क्यू की ये गाड़ियां हमें वहां चाहिए? ये गाड़ियां हुकूमत पेशावर को, पंजाब केपी की हुकूमत को एहतजाज के लिए दी गई हैं या आग बुझाने के लिए दी गई हैं? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत की बात एथिकली और पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई का जो एहतजाज हो उसको गंडापुर को नहीं लीड करना चाहिए, बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, या वो कह रहे हैं कि एक एहतजाज के लिए कमेटी बना दें
तो वो कमेटी एहतजाज को करे। लेकिन अब मुसीबत ये है कि गंडापुर खुद को आफ्टर इमरान खान नंबर 2 पोजीशन पे देखना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं वो पीटीआई के यूट्यूबर्स, ट्रॉलर्स और पीटीआई के एवरेज वोटर को बड़ी पसंद है, क्योंकि कहा जाता है वहां बदतमीजी पसंद है, तो गंडापुर बदतमीजी करते हैं, बैरिस्टर गौहर बदतमीजी नहीं करते, उमर अयूब काफी हद तक बदतमीजी नहीं करते, तो उनका ख्याल है कि वो क्राउड पुलर नहीं है, और गंडापुर एक क्राउड पुलर है क्योंकि वो गालियां देता है, गलत बात करता है, गैर अखलाकी बात करता है। तो इसलिए गंडापुर इस वक्त इमरान खान की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको इस पर बुशरा बीबी की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ अलीमा खान का ग्रुप है जिसमें शेर अफजल मरवत और बाकी सारे शंदाना गुलजार और बाकी सारे लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि गंडापुर को ये पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। ये पार्टी में इक़्तिदार की रसाकशी है जो हम देख रहे हैं, जिसके नतीजे में ही मैंने कल के शो में कहा कि मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आता है। वक्त जो है सबको इकट्ठा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। तो मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत आउट हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और वो घुमन जो जिनको आज पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया गया है, ये सब हरकतें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए है ना। क्या तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनता नजर आ रहा है, और केपी के अंदर भी एक एंटी गंडापुर ग्रुप बन जाएगा। जो एंटी गंडापुर ग्रुप है उसमें एमपीएस की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और वो अपना वजीर आला लाने की जद्दोजहद शुरू करेंगे जिसमें उनको बाकी जमातों की हिमायत हासिल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो अब आगे सियासत है वो गंडापुर एंटी गंडापुर सियासत जो है वो पीटीआई को काफी हद तक तकसीम करेगी। जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।